हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी फॉर अवर अपकमिंग एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल एग्जामिनेशन। सो प्लीज मेक श्योर करना टू वॉच द कंप्लीट वीडियो बिकॉज सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नाउ लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ऑन। तो फिर हमारे संविधान को कब अडॉप्ट करा गया था? 26 जनवरी 1949। अगर कोई पूछे व्हेन इट केम इनटू फोर्स, कब से लागू हुआ हमारा, इट वाज द ईयर 26 जनवरी 1950। अगर पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनके प्रेसिडेंट कौन थे, चेयरमैन कौन थे हमारे, तो फिर इनके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, मैंने पहले कहा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन की बात की जाएगी, वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? द करेक्ट आंसर इज BN राव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ प्रेम्बल वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अब प्रेम्बल का आइडिया हम लोग कहाँ से लेके आए थे? यूएसए से। अगर हम लोग कनाडा से बात करें, कनाडा से हमने बोरो किया था फेडरल सिस्टम, रेसिड्यूरी पावर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट और एडवाइजरी जुरिडिक्शन। वहीं पे आयरलैंड से हमने क्या लिया है? DPSP, राज्यसभा का नॉमिनेशन और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। वहीं से ब्रिटेन से हमने क्या बोरो कर रखा है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, क्योंकि इतना आपको पता होना चाहिए हम लोग के ऊपर को ब्रिटिश का ही राज था, तो फिर हमारा काफ़ी ज़्यादा जो कल्चर है, हमारा काफ़ी ज़्यादा संविधान जो है ना, वो ब्रिटिश कल्चर पे ही बेस्ड है। तो फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप और बाईकैमरलिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाईकैमरलिज्म? अ 2 हाउस पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन को तुम देखिए, विच वर्ड्स वर एडेड टू द प्रेम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा कब आया था? 1976। उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी हमारी? इंदिरा गांधी। इस वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ओके, तो फिर इससे हमारे कौन कौन से वर्ड संविधान में ऐड करे गए थे? द करेक्ट आंसर इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये ना जब हमारा संविधान संशोधन आया था तो हमारे देश में इमरजेंसी चल रही थी, इमरजेंसी का दौर था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी। अब मैंने पहले कहा इंडिया को क्या बताती है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज। तो फिर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या डिस्क्राइब करता है? एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है। Which article deals with the formation of new state and alteration of areas, boundaries और names of the existing state? तो फिर कौन डील करता है इसके साथ? The correct answer is आर्टिकल 3, बिकॉज आर्टिकल 1 मैंने पहले कहा किसका डील करता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजनशिप प्रोविजन आर कंटेन इन। तो फिर सिटीजनशिप का प्रोविजन हमारा कहाँ है? किसमें हमारा सिटीजनशिप? पार्ट 2 में। पार्ट 1 में बात करी जाए नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यूनियन एंड टेरिटरी जिसे हम कहते हैं। पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम मैग्ना कार्टा, पार्ट 3 को हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पे पार्ट 4 में हमारा DPSP, जिसको हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कर रखा है? बोरो कर रखा है। अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन, तो फिर अब हमारा 11th क्वेश्चन है इसी सीरीज में, फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर फंडामेंटल राइट्स में किस पार्ट में मेंशन है? पार्ट 3 में। पार्ट 4 में हमारा DPSP, पार्ट 4A में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज और पार्ट 2 के अंदर क्या है हमारा? सिटीजनशिप। आर्टिकल 14 डील विद। अब आर्टिकल 14 हमारा किस साथ डील करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ के साथ। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो फिर आर्टिकल 15 जो है हमारा प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे? रिलीजन, मतलब किसी के भी धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, जात के आधार पे, लिंग के आधार पे या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आप किसी पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 डील विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन। तो फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किसमें प्रोवाइड करता है? वो हमारा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट इज अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड अंडर। तो अनटचेबिलिटी हमारा आर्टिकल 17 के अंदर क्या है? अबॉलिश है। वहीं पे आर्टिकल 18 के अंदर क्या है? अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 14 के अंदर है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ और वहीं पे आर्टिकल 15 के अंदर आता है हमारा नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 17 अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। वहीं पे आर्टिकल 18 आता है हमारा क्या? अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स इज प्रोवाइडेड अंडर। तो फिर अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स हमारे किसके अंदर? आर्टिकल 18 के अंदर। आर्टिकल 16 हमें क्या करता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा इन पब्लिक
एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 करता है अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। वहीं पे आर्टिकल 19 क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स। जो मैं 6 फंडामेंटल राइट्स है उनका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हाउ मैनी फ्रीडम्स आर करंटली गारंटीड अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर कितनी फ्रीडम है गारंटीड, कितनी, 6। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गारंटीड अंडर। तो भी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हमारे किसके अंदर गारंटीड है, आर्टिकल 21 के अंदर। आर्टिकल 19 हमारा कवर करता है 6 फंडामेंटल 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को। आर्टिकल 20 हमारा कवर करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री कन्विक्शन, और आर्टिकल 22 हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। राइट टू एजुकेशन इज प्रोवाइडेड अंडर। तो फिर राइट टू एजुकेशन हमें किसके अंडर प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 21 ए के अंडर हमें राइट टू एजुकेशन प्रोवाइडेड है। 19 ए के अंदर है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 29 ए के अंदर है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। 45 के अंदर है प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21 ए प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन। तो फिर आर्टिकल 21 ए हमारा फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज टू 6 से 14 साल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। मेक श्योर करना कि आप इनके आंसर्स खुद भी देखो, एक बार ट्राई करो कि आप कितने क्वेश्चन में से सही अटेम्प्ट कर पाते हो। नेक्स्ट इज आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू। तो फिर आर्टिकल 32 हमारे किस साथ रिलेटेड है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिस्क्राइब्स विच आर्टिकल एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल को उन्होंने कहा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 को। वहीं पे अगर आर्टिकल 14 की बात की जाए, ये क्या करता है, हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 19 क्या करता है हमें, प्रोटेक्शन ऑफ 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम। आर्टिकल 21 हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। विच राइट लिटरली मीन्स प्रोड्यूस द बॉडी। तो फिर प्रोड्यूस द बॉडी में से किस राइट का मतलब होता है, द करेक्ट आंसर इज हेबस कॉर्पस। Which right is issued to prevent a lower court from exceeding its jurisdiction। तो भी ऐसे याद रख सकते हो ना कि भाई बाहर नहीं जाने का अपनी जगह से, तो फिर लोअर कोर्ट को कि भाई तेरी औकात इतनी है, इतने मेरे ना, बाहर नहीं जाने का। तो फिर ये कौन प्रोवाइड करता है, हमारा प्रोहिबिशन। Which right is used to question the legal authority of a person holding a public office। तो फिर ये कौन है, quo warranto, by what authority जिसे हम कहते हैं। Which fundamental right was removed from the list of fundamental rights by the 44th constitutional amendment। तो फिर 44th constitutional amendment ना हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ये किस कौन लेके आई थी, जनता पार्टी। हमने पहले ही पिछली क्वेश्चन में देखा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया जिसे हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया, क्योंकि उसने भारत के संविधान में ना बहुत सारे फेरबदल कर दिए थे। तो फिर जनता पार्टी ने जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आई थी, जो अमेंडमेंट 42nd में हुए उनको कुछ कुछ रिफॉर्म लाने के लिए, बेसिकली क्योंकि वो अमेंडमेंट एक्ट हमारा इमरजेंसी के टाइम पे आया था। तो फिर फंडामेंटल किस वाले फंडामेंटल राइट को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया था, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ, तो फिर पहले फंडामेंटल राइट था, बट नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट। आर्टिकल 300 डील्स, मैंने पहले कहा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या करा, राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट की जगह पे एक पूरा क्या बना दिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट बना दिया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा आया कब था, 1978 में, बाई जनता पार्टी के मोरारजी देसाई। तो फिर 300A के अंदर उन्होंने क्या डाल दिया था, हमारा प्रॉपर्टी का सारा मामला, जो फिर क्या कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके एक नया सेपरेट आर्टिकल बनाया और उसको डाल, मतलब प्रॉपर्टी वाले सारे मैटर डाल दिया आर्टिकल 300A के अंदर। विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब इनमें से किस फंडामेंटल राइट को आप इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं कर सकते, आर्टिकल 20 एंड 21। 21 हमें क्या देता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वहीं पे 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री कन्विक्शन। फंडामेंटल राइट्स तो भी फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या होते हैं, जस्टिसेबल। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट इज डीपीएसपी आर कंटेन इन। तो फिर डीपीएसपी किसमें हमारे, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पार्ट 4 के अंदर। पार्ट आपको मुझे कमेंट करके बताना है ना, पार्ट 3 और पार्ट 5 के अंदर क्या है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डीपीएसपी आर लार्जली इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो फिर डीपीएसपी हमारे कौन के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, आयरलैंड के, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं बात करूं पार्ट 3 की, पार्ट 3 हमारा है फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। पार्ट 4 में हमारा, पार्ट 5 में हमारा यूनियन डील्स विथ यूनियन, ये हमारे यूनियन के साथ डील करता है और ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट भी है। अब आपने मुझे बताना है 4A किसके साथ डील करता है, इट्स होमवर्क। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर, तो फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे क्या होते हैं, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉन जस्टिसेबल। आर्टिकल 40 डील्स विथ, आर्टिकल 40 हमारा किस चीज से डील करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड अंडर, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा मेंशन है आर्टिकल 44 के अंदर।
फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन इन, तो फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी किसके अंदर है, पार्ट 4A के अंदर। ओहो, मैंने यहीं पे आंसर बता दिया आपको पिछले क्वेश्चन का। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट, तो फिर फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में ना बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऐड करा गया था, तो फिर ये हमारा करा गया था भाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो फिर 1976 में, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये अमेंडमेंट एक्ट आई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, नेशनल इमरजेंसी चल रही थी। इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना 3 वर्ड्स को ऐड करा, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, और फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा इन पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज डाल दी गई थी। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारी, बट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, तो फिर इंट्रोड्यूस 10 फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर सिटीजन, तो फिर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर सिटीजन के लिए, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सवर्ण सिंह कमेटी। ओके, अब उसके बाद बात करिए 24 अमेंडमेंट एक्ट। 24 अमेंडमेंट एक्ट हमारा 1971 में आया था। ये भी हमारा आया रखा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। 1971 का वो दौर था जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री जब आया था। इससे जो है ना, इट गेव्स द पार्लियामेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, तो इसने पार्लियामेंट को ताकत दी थी कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके। वहीं पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था हमारा 1992 में, जिसने पंचायत एस्टैब्लिश करा, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत एट द विलेज। फंडामेंटल ड्यूटीज व इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किसके संविधान से लिया, USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर करेंटली लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनिशियली तो हमें पता ही है कि 10 ड्यूटीज थी ड्यूरिंग द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। 11th ड्यूटी जो थी ना हमारी, उसे बाद पे ऐड करा गया था बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया हमारा 2002 में, उसने हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी को और बढ़ा दिया था, दैट वाज एजुकेशन। 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन कंपलसरी होना है। तो फिर इनिशियली कितनी, अभी कितनी है हमारी 11। इनिशियली कोई पूछे तो 10 थी। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, जिसने एक ड्यूटी हमारी और बढ़ा दी। द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय, तो फिर 11th फंडामेंटल ड्यूटी हमारी किसने ऐड कर रखी थी, अभी बताया मैंने आपको, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और उसके बाद बात करें 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो मैंने आपको पहले बताया 1978 जनता पार्टी लिस्ट को लेकर आ रखी थी अंडर PM मोरारजी देसाई। इसने क्या करा, राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट से रिमूव करके एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A हमारा। इंश्योर करा दैट फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अंदर जो फंडामेंटल राइट है वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं हो सकती। तो मैंने आपको पहले बताया जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के कुछ ड्रॉबैक्स है उनको इन लोगों ने चेंज करा। ओके और क्या करा ना, रिस्टोर कर दिया ओरिजिनल 5 ईयर टर्म ऑफ लोकसभा। पहले जो है लोकसभा के टर्म को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या कर दिया था, 6 साल कर दिया था, बट इन लोगों ने उसे फिर से 5 साल में ला दिया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने क्या करा, पंचायती राज को स्टैब्लिश करा। वहीं पे 86 में तो आपने देख लिया नया फंडामेंटल राइट लाया गया, दैट वाज राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, तो फिर इंडिया के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा इलेक्टोरल कॉलेज। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मीन्स ऑफ, तो फिर प्रेसिडेंट को बाय मीन्स ऑफ किससे इलेक्ट किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। द मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट इन इंडिया, प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज आपकी 35 ईयर्स होनी ही चाहिए। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज, तो फिर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हमारे देश में कितने सालों के लिए होता है, 5 सालों के लिए। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन, तो फिर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमारा मेंशन किसके अंदर है, आर्टिकल 61 के अंदर। अब हमने 45 क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। प्लीज मेक श्योर करना कि आप नेक्स्ट 55 क्वेश्चंस भी देखो, बिकॉज ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस फॉर, तो फिर प्रेसिडेंट को हम किस चीज के लिए रिमूव कर सकते हैं, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज प्रोवाइडेड अंडर, तो फिर प्रेसिडेंट की ना ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हमारी किसके अंदर प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 123 के अंदर। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ, तो वाइस प्रेसिडेंट हमारा एक्स ऑफिशियल चेयरमैन किसका होता है, राज्यसभा का। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट को हमारे देश में इलेक्ट करने का काम कौन करता है, मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, हाफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं विद इन 14 मिनट्स। तो फिर अब हम लोग ट्राई करेंगे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आई थिंक 10 से 12 मिनट के अंदर कवर कर दें, ताकि वीडियो को हम 30 मिनट्स के अंदर रैप अप कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस इज, तो वाइस प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है हमारा, 5 साल। अब नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के PYQ। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द, तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है हमारे देश में, प्रेसिडेंट। बेसिकली इलेक्शन तो होते ही है ना, बट बहुमत साबित आप किसके सामने करोगे, राष्ट्रपति के तो सामने करोगे। ये मत कहना कि यार पब्लिक तो मैंने इलेक्ट कर रखा है मोदी जी को। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है,
लोकसभा के लिए। द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज जनरली एक्सरसाइज बाई, तो करेक्ट आंसर होगा इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इज, तो फिर मैक्सिमम कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है हमारी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की प्रधानमंत्री को मिलाने के बाद, मतलब कितने लोगों की क्या बना सकती है हम लोग, सरकार में कितने लोगों को मंत्री पद दिया जा सकता है, इस तरह से देख लो। तो फिर होता है 15% ऑफ लोकसभा का स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं है किसी को गन्ना मंत्री बना दो, किसी को E20 मंत्री, किसी को E30 मंत्री, वो तो सारे तेल को ही गन्ना बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन लिमिटिंग द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 91st अमेंडमेंट एक्ट। 91st अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कर दिया था ना, हमारा लिमिट कर दिया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने की होगी। और 101 अमेंडमेंट एक्ट में तो हमारा GST आया था, शगुन का 101 रुपया पैसे देते हैं ना हम निर्मला ताई को। अब हम लोग बात करेंगे कुछ पार्लियामेंट से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, तो इंडिया की पार्लियामेंट किससे कंसिस्ट है हमारा, लोकसभा एंड राज्यसभा होनी, बिल्कुल गलत। प्रेसिडेंट एंड लोकसभा होनी, बिल्कुल गलत। प्राइम मिनिस्टर एंड बोथ हाउसेस ना, प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कितनी है हमारी 250। हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द राज्यसभा, राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकता है हमारा, 12 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है। आई थिंक अगर कोई लेटेस्ट चेंज होगा तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके। The nominated members of Rajya Sabha are selected from person having special knowledge, practical experience in, तो फिर अब जो है ना nominated members, तो फिर किसी को जो है ना उनके टैलेंट के बेसिस पे या उनके वर्क के बेसिस पे भी क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में। तो फिर कितने फील्ड्स में कितने, मतलब कितना क्या कह रहा है, हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन, तो फिर कितने में होना चाहिए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8 फील्ड्स। राज्यसभा इज अ, राज्यसभा क्या है हमारा, राज्यसभा है हमारा एक परमानेंट हाउस। 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी, तो फिर 1/3 एक तिहाई राज्यसभा के मेंबर्स जो है ना कितने सालों के बाद हमारे रिटायर हो जाते हैं, 2 सालों के बाद। द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा इज, तो फिर लोकसभा का टेन्योर भी हमारा 5 साल का है। लगभग इंडिया में जो टेन्योर्स है ना, आई थिंक 98% सब 5 साल का ही है। अ मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस ओनली इन, तो फिर मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ ना हमारे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मनी बिल का राज्यसभा में कोई भी काम नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। अब आपने मुझे बताना है अंडर विच आर्टिकल हम लोग मनी बिल को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। हु डिसाइड्स वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट, तो फिर कौन डिसाइड करेगा कि भाई ये मनी बिल है नहीं है, सो लोकसभा में प्रेजेंट करना है या नहीं करना है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा में बताएगा कि वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। द फाइनल अथॉरिटी टू सर्टिफाई अ बिल एज अ मनी बिल इज द, तो फिर इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा स्पीकर। मैंने पहले कहा लोकसभा के स्पीकर का ही फैसला होगा कि भाई ये बिल जो तुम्हारा है ये मनी बिल है या फिर खाली और बिल है। राज्यसभा कैन कीप अ मनी बिल फॉर मैक्सिमम, तो फिर राज्यसभा मैक्सिमम कितने दिन के लिए जो है मनी बिल को रख सकती है अपने पास, 14 डेज, ऑप्शन नंबर बी। अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय, तो फिर जॉइंट सिटिंग जो पार्लियामेंट की होती है उसका हमारा प्रिसाइड कौन करता है, हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा उसको क्या करता है, प्रिसाइड करता है। और एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज प्रोवाइडेड अंडर, तो फिर पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग किसके अंदर प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 108 के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। जॉइंट सिटिंग कैन नॉट बी हेल्ड फॉर, जॉइंट सिटिंग कैन नॉट बी हेल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स एंड मनी बिल, मनी बिल क्योंकि लोकसभा में हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। The quorum to constitute a meeting of either houses of parliament is, तो फिर क्या होती है हमारी 1/10। Now let's discuss about some important questions related to judiciary of India. The Supreme Court of India was inaugurated on, तो फिर Supreme Court of India को inaugurate कब कर रखा था हमने, 28th of January 1950। अब देखो भाई ये कहाँ पे लिख रखा है 28th of January 1950, तो ऑप्शन नंबर बी। The Supreme Court is established under, तो फिर Supreme Court हमारा established किसके अंदर है, आर्टिकल 124 के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है, स्टैब्लिश है। द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर, किसके अंदर रिकॉर्ड है, किसके अंदर है, मतलब ये आर्टिकल 129 के अंदर। द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी, अब सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट क्या कितना हमारे 65 है, 65 साल तक की उम्र में तक ही आप जो है देश के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में, सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में क्या दे सकते हो, सेवा दे सकते हो। द रिटायरमेंट एज ऑफ अ हाई कोर्ट जज एज, तो फिर हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज क्या होती है हमारी 62 ईयर्स। देखो सुप्रीम कोर्ट वाले को बेनिफिट मिल रहा है, वो 65 में रिटायर हो रहा है लेकिन इस बच्चे को 3 साल पहले ही छोड़ देते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट प्राइमरी रिलेटेड टू डिस्प्यूट बिटवीन, तो फिर इसका किसके, यूनियन एंड स्टेट्स या फिर स्टेट्स इंटर से।
द सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिडिक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन हमारे किसके अंडर प्रोवाइडेड होता है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल 143। जुडिशियल रिव्यू मीन्स, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? देखो रिव्यू से तो आप समझ आ रहा होगा कि कोई काम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, देखते हैं ठीक से हुआ नहीं हुआ। तो ये हमारा होता है पावर ऑफ कोर्ट टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज। हाई कोर्ट आर स्टैब्लिश अंडर, तो फिर हाई कोर्ट हमारे किसके अंडर स्टैब्लिश है? आर्टिकल 214 के अंडर हमारे हाई कोर्ट स्टैब्लिश है। हाई कोर्ट्स कैन इशू राइट अंडर, तो फिर हाई कोर्ट अपना राइट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। अब लेट्स टॉक अबाउट डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड अंडर, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा किसके अंदर मेंशन है? आर्टिकल 324 के अंदर हमारा जो है चुनाव आयोग मेंशन करा गया है। अब आप मुझे बताओ हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ चुनाव आयोग? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन अंडर, तो फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल के अंदर मेंशन है? हमारा आर्टिकल 148 के अंदर। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, फाइनेंस कमीशन हमारा किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है? 280, आर्टिकल 280 के अंदर हमारा फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज यूपीएससी इज प्रोवाइडेड अंडर, तो फिर यूपीएससी हमारे किसके अंडर प्रोवाइडेड है? आर्टिकल 315 के अंडर। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन अंडर, तो फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे किसके अंडर मेंशन है? आर्टिकल 76, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एक अच्छे देखना नीचे टिक लग गया शायद, आर्टिकल 176 के अंदर। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन है? हमारा अटॉर्नी जनरल। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज प्रोवाइडेड अंडर, तो फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हमारा प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 338। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, तो फिर शेड्यूल ट्राइब के लिए नेशनल कमीशन है आर्टिकल 338A के अंदर। अगर हमने पिछली बार क्या देखा, शेड्यूल कास्ट के लिए 338 में और शेड्यूल ट्राइब के लिए हमारा 338A के अंदर, शेड्यूल ट्राइब के लिए। हाँ, द जीएसटी काउंसिल इज स्टैब्लिश अंडर, जीएसटी काउंसिल हमारा स्टैब्लिश है किस आर्टिकल के अंडर? हमारा जीएसटी स्टैब्लिश है आर्टिकल 279A। The GST was introduced through the constitutional amendment of 101st constitutional amendment act जब आया था ना, उसके बाद हमारे देश में क्या कर दिया गया था? जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया 101 संविधान संशोधन के बाद। अब नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू पंचायती राज एंड लोकल गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू, मैं पहले बताया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। 42nd में तो हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 1976, जिसमें सवर्ण कमेटी के द्वारा फंडामेंटल राइट्स लाए गए थे। म्यूनसिपैलिटीज रिसीव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू द, अब म्यूनसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल का स्टेटस कब किस से मिला? 74th अमेंडमेंट एक्ट। 73rd में हमारी पंचायत थी और 74th में हमारी म्यूनसिपैलिटी थी। पंचायत था मेंशन इन, पंचायत हमारी किस में मेंशन है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पार्ट 9 के अंदर हमारी पंचायत क्या है? मेंशन है। म्यूनसिपैलिटी किसके अंदर मेंशन है? पार्ट 9A के अंदर। पहले पंचायत है फिर म्यूनसिपैलिटी है। द 11th शेड्यूल डील्स विद, तो फिर 11th शेड्यूल हमारे किस साथ डील करती है? पंचायत के साथ। द 12th शेड्यूल डील्स विद, अब 12th शेड्यूल हमारे संविधान का है ना, वो किसके साथ डील करता है? हमारा करेक्ट आंसर है म्यूनसिपैलिटी। तो फिर 11th पंचायत, पहले इतना याद रख लो यार, पहले पंचायत है फिर म्यूनसिपैलिटी, इतना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एंड शेड्यूल्स। The 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज पॉपुलरली नोन एज 1976 बाई इंदिरा गांधी। देश में इमरजेंसी का टाइम चल रहा था, इसे हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान है ये अपने आप में एक। द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इंट्रोड्यूस बाई विच अमेंडमेंट, तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, आया राम गया राम, इस कल्चर को बंद करने के लिए रूल कब लाया गया था? 52 अमेंडमेंट एक्ट। द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन आर कंटेन इन विच शेड्यूल, तो फिर एंटी डिफेक्शन प्रोविजन हमारे किस शेड्यूल के अंदर है? 10th शेड्यूल के अंदर। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिसीव द वोटिंग रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम, 21 साल से 18 साल जो है, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कर दिया? वोटिंग की एज को रिड्यूस कर दिया था हमारा, दैट वाज द 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 73rd में तो पंचायत है हमारा, 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 44th 1978 जनता पार्टी जिसको लेके आई, जिसमें आर्टिकल 20 और 20 और 21 को कह दिया गया कि भाई ये किसी भी हालत में बंद नहीं हो सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो, डू लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प।